तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स के फोर क्वेश्चंस किए थे। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक एक क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स इसमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से अपन करना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे टाइटल के साइड में एरो को क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो आप क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। तो बच्चों 5th क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स having unequal opposite charges are placed at a distance of 0.9 meter apart. After touching them mutually, they are again placed at the same distance apart. Now they repel each other with a force of 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. Final charge. Two identical spheres having unequal charges. Let Q1 and Q2 unequal and opposite charges. Suppose ये plus, second minus. Are placed at a distance of 0.9 meter apart. After touching them mutually, they are again placed at the same distance apart. Now they repel each other with a force of 0.025 Newton. तो बच्चों यदि आप दोनों को यदि टच कर देंगे, दोनों चार्जेस को टच कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो टोटल चार्ज सिस्टम में 1 और 2 को मिलाकर टच करने पर कितना जाएगा? Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2, मतलब टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2। और जैसे ही सेपरेट करोगे तो दोनों पर जो चार्ज है वो कितना रहेगा? इस टोटल चार्ज का हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट पर चार्ज Q1 डैश, सेकंड पर चार्ज Q2 डैश इक्वल होंगे और कितने होंगे? Q1 माइनस Q2 बाय 2। ये वैल्यू होगी फाइनल चार्ज की और यही हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्जेस। भाई आपने सेम डिस्टेंस पर रख दिया इसको 0.9 मीटर पर, और ऐसा करने पर जो फाइनल फोर्स लग रहा है, फोर्स वो क्वेश्चन में बोला है 0.025 न्यूटन। तो अब बच्चों स्टेप्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। F is equal to 9 into 10 power 9 Q1 dash Q2 dash upon R square. F is equal to 9 into 10 power 9। वैल्यू रख दीजिए। फोर्स की वैल्यू आपको पता है 0.025 न्यूटन। 9 into 10 power 9 Q1 dash Q1 minus Q2 by 2 Q2 dash Q1 minus Q2 by 2 मतलब स्क्वायर रहेगा अपॉन R स्क्वायर 0.9 स्क्वायर। यहाँ पर ये 25 into 10 to the power minus 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9 is equal to Q1 minus Q2 by 2 whole square। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 25 into 10 to the power minus 3। ये क्या लिखा बच्चों? 9/10 square means 9 square into 10 to the power minus 2 divided by 9 into 10 to the power 9 is equal to Q1 minus Q2 by 2 square। Definitely 8 9 cancel, ये हो जाएगा 25
into 9 into 10 to the power minus 3 minus 2 minus 5 minus 9 minus 14 is equal to q1 minus q2 by 2 whole square. स्क्वायर रूट ले लीजिए, 5 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 10 to the power minus 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा q1 minus q2 by 2. स्क्वायर रूट लेने पर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, फाइनल आंसर आपका आ गया q1 minus q2 by 2 is equal to 5 into 3 15, तो फाइनली 15 into 10 to the power minus 7. यदि आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 1.5 into 10 to the power minus 6 कूलम या 1.5 माइक्रो कूलम. हमको फाइंड करना था दोनों पर फाइनल चार्ज, और यही बच्चों दोनों पर फाइनल चार्ज है q1 minus q2 by 2. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, और मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट अपन करते क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सा ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको करवाता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, फिर बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6. Two pieces of copper, each of mass 10 grams, are 10 centimeter apart. 10 centimeter is 0.1 meter. One electron per 1000 atom. One electron per 1000 atom is transferred from one piece of copper into the other. How much Coulombian force will act between them after the transference of electron? Coulombian force, electric force. Atomic weight of copper is given 63.5 gram per mole. एवोगैड्रो नंबर गिवन है बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए 6.023 into 10 to the power 23. हालांकि इस क्वेश्चन में 6 into 23 10 to the power 23 गिवन है, तो वही लेंगे. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमको पता है. ये है क्वेश्चन, मतलब दो कॉपर पीस है, दोनों को फ्रिक्शन किया गया है और फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और इसमें हमको इन कॉपर पीसेस का मास गिवन है 10 ग्राम, मतलब 10 into 10 to the power minus 3 kg. या चलिए ग्राम में चलने दीजिए. दोनों के बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीस से सेकंड पीस पर, वो इलेक्ट्रॉन हमको गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम. 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम. 1 इलेक्ट्रॉन मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम इज इक्वल टू 1 चेंज इन इलेक्ट्रॉन. हमको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है जब पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स. स्वाभाविक है कि एक कॉपर में से निकलेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है n, तो इसका मतलब फर्स्ट पर जो चार्ज होगा वो Ne, और सेकंड में जो चार्ज होगा वो भी Ne.
फर्स्ट पर पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड पर नेगेटिव आ जाएगा, बस यही डिफरेंस आएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 मतलब एनी, Q2 मतलब एनी अपॉन R²। अब एनी इंटू एनी मतलब हम लिख सकते हैं इसको एनी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी। अब यदि ये फाइंड करना है आपको तो इसमें E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता 1.6 × 10⁻⁹ और R मतलब दोनों कॉपर स्फेयर्स के बीच का सेपरेशन वो पॉइंट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए केवल एक ही प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो बच्चों आपको n कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सपोज ये मैंने बोला कि इसको इक्वेशन नंबर 1, अब हम n निकालें तो हमको क्वेश्चन में जो कॉपर है उसका एटॉमिक मास गिवन है 63.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है 63.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल जो है इसका मतलब 63.5 ग्राम। मतलब जो कॉपर स्फीयर है बच्चों, यदि वो 63.5 ग्राम के होते तो हम सीधे सीधे उनको 1 मोल के बोल देते, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई है। जो कॉपर स्फीयर है वो 10 ग्राम्स के है, तो कितने मोल्स के फाइंड कर लीजिए। 10 ग्राम्स 63.5 ग्राम होता तो हम 1 मोल बोलते, 10 ग्राम्स के हैं तो कितने मोल्स के होंगे। तो सिंस एंड देयरफॉर कर दो, since 63.5 gram is equal to 1 mole, therefore 10 grams is equal to how many moles? तो इधर आएगा 10 into 1 upon 63.5 मोल। मतलब हमारे को जो कॉपर पीस 10 ग्राम का था उसका मास हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। आपको ये भी पता है कि 1 मोल इसमें कितने एटम्स होते हैं, 6 × 10⁻23 एटम्स इतने होते हैं। भाई 1 मोल में इतने एटम्स अवेलेबल होते हैं। एवोगैड्रो नंबर, हालांकि एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 होता है, लेकिन यहां पर यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻23, इसलिए हम ये ले लेंगे। तो इस कंडीशन में 1 मोल में इतने एटम्स अवेलेबल हैं। हमारा जो कॉपर पीस था 10 ग्राम का था, जिसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, वो कितने का था, 10/63.5 मोल का है। इसमें कितने एटम्स होंगे वो आप निकाल सकते हैं। 10/63.5 into 6 into 10⁻23 एटम्स। टोटल एटम्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए कॉपर पीस में, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम, चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम 1। तो हमको क्लियर है सिंस फ्रॉम 1000 एटम्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, देयरफॉर हमारे पास जो कॉपर पीस है उसमें कितने एटम्स हैं, तो इतने एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए आप निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 10/63.5 into 6 into 10⁻23 एटम्स।
देखिए मैं चाहता तो यहीं पर सॉल्व करते जाता, पर मैं नहीं कर रहा हूं, और एक बार फिर से पूरी स्टेप्स फटाफट क्लियर करता हूं। हमको क्लियर है, यहाँ पर n फाइंड करना है। n means total number of electrons transferred from one piece copper piece to another piece। अब यहाँ पर बोला गया है एटॉमिक मास 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब यदि हमारा कॉपर पीस 63.5 ग्राम का होता तो 1 मोल का होता, तो लेकिन हमको 10 ग्राम का बोला, हमने 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। 1 मोल में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं ये हम जानते हैं, तो हमारा कॉपर पीस जितने मोल का है उसमें कितने एटम्स होंगे वो निकल आएगा, सिंस एंड देयरफॉर करके। सिंस इन 1 मोल 6 into 10 to the power 23 10 to the power 23 atoms are available, therefore in given moles how many atoms present? 10 upon 63.5 into 6 into 10 to the power 23 atoms। हमको मालूम है 1000 एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो जितने एटम्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ये जाएगा 10 into 6 into 10 to the power 23 divided by 63.5। भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो into 1 और ये डिवाइड होगा तो into 1000 डिनोमिनेटर में। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसका मतलब ये किस चीज की वैल्यू आ रही है, n की। ये जो n की वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लिए आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बाय 1 इलेक्ट्रिक फोर्स Fe is equal to 9 into 10 to the power 9 n बच्चों हो जाएगा 6 into 10 to the power 24, 6 into 10 to the power 24 divided by 63.5 into 10 to the power 3। ठीक है, ये अब इसमें इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 स्क्वायर, इतना हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट था उसमें एन ई स्क्वायर है, तो मेरे पास चूंकि जगह नहीं थी, परंतु चलिए यहां से मैं अलग करता हूं, आपको बोर्ड क्लियर दिखे तभी तो आप करेंगे। यहां कर देता हूं, तो बाय 1 इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to 9 into 10 power 9, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने यहां निकाली है, 6 into 10 to the power 24 divided by 63.5 into 10 to the power 3। ये फॉर्मूले में ये n था into e आपको पता है into 1.6 into 10 to the power minus 19 square divided by r square, r मतलब 0.1, फिर आएगा 0.1 स्क्वायर। अब इसके आगे कैलकुलेशन बच्चों आपका है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, टू इक्वली चार्ज पिथ बॉल्स each of mass 10 grams are suspended from the same point by 2 silk threads, each 120 centimeter long. As a result of mutual repulsion, the balls are separated by 5 centimeter. Determine the charge on each ball. ये पिथ बॉल्स मतलब वो नेफ्थलीन बॉल्स जो आती है ना, कपड़े खराब ना हो उसके लिए, तो वही बॉल्स हैं। टू इक्वली चार्ज विद बॉल्स ईच ऑफ मास, चार्ज भी इक्वल है, q1 is equal to q2 is equal to सपोज q, दोनों के मास इक्वल है 10 grams, are suspended from the same point by 2 silk threads each of
120 centimeter long. As a result of mutual repulsion, the walls are separated by 5 centimeter. Determine the charge on each wall. Q की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हो ये रहा है, मैंने बोला ना पिक बॉल्स का मतलब नेफ्लिन बॉल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेफ्लिन बॉल्स 2 सिल्क थ्रेड्स है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, उनको एक ही पॉइंट से सस्पेंड किया गया है और दोनों पर चूंकि चार्ज है क्यू, इसलिए इन चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। फर्स्ट बॉल सेकंड को राइट साइड, सेकंड फर्स्ट को लेफ्ट साइड रिपेल करेगी। हम किसी एक के ऊपर लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको बोला रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो इक्विलिब्रियम में आ गई है और उनके बीच का सेपरेशन हो गया 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर होने के बाद में वो बैलेंस हो गई है 5 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ पर इसका वेट वर्क करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और डेफिनेटली सिल्क थ्रेड में डेवलप हो जाएगा टेंशन T। इस तरीके से बच्चों इस बॉल पर ये 3 फोर्सेस वर्क करेंगे और बाय सिमेट्री, क्योंकि सेम कंडीशन फर्स्ट बॉल पर भी है तो फर्स्ट पर भी सब कुछ ऐसा ही होगा। तो आप इसी की हेल्प लेकर कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यदि ये दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आएगा। ये मान लीजिए बॉल ए, ये बॉल बी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सपोज इसको मैंने बोल दिया एन। तो बच्चों ये मान लीजिए थीटा एंगल, तो आपको क्लियर हो रहा है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब आप चाहें तो इस टेंशन T को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो T का ये कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है, जो एंगल बनाता है वो कंपोनेंट हमेशा होता है रिजल्टेंट इनटू cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा जिसको आप बोलेंगे T sin थीटा। इस तरीके से हमने T को रिजॉल्व कर लिया। अब हमको T से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कुल मिलाकर इस क्यूब पर 4 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। उसमें से राइट साइड इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेफ्ट साइड पर कंपोनेंट T sin थीटा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट T cos थीटा वर्क कर रहा है। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 का मतलब बच्चों राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो बाय डायग्राम यहां पर हो जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। T sin थीटा लेफ्ट साइड, ये किसको कैंसिल करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को। T cos थीटा किसको कैंसिल करेगा? वेट को। और इसीलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जब नेट फोर्स 0 होता है तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो हम लोग बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम T sin थीटा इज इक्वल टू Fe, T cos थीटा इज इक्वल टू mg 1/2। यदि हम ऐसा करते हैं तो T कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg आ जाएगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें mg tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब mg tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹ into q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक्चुअल में होता है q1 q2 बाय r स्क्वायर,
लेकिन Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने Q स्क्वायर कर दिया। अब आप देखें बच्चों, सारी वैल्यूज आपको पता है। आप यहाँ पर mg tan थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू Q स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब Q इज इक्वल टू रूट ओवर दिस। इसमें यदि आप चाहें तो आपको क्लियर है सारी चीजें। मास हमको पता है 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। तो ये क्वेश्चन हमने एसआई सिस्टम में सॉल्व किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हमने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखी है, मतलब क्वेश्चन एसआई सिस्टम में है, इसलिए वैल्यूज भी उसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो मास को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद आवा जी, तो आपको पता है जी 9.81 मतलब 10 थीटा। तो 10 थीटा, तो इस ट्रायंगल में देखो आपको क्लियर है, यदि ये ट्रायंगल है, इसमें इस एंगल को मैंने थीटा बोला है, तो इसका अपोजिट साइड होनी चाहिए परपेंडिकुलर और ये होनी चाहिए बेस। हमको क्वेश्चन में ये लेंथ गिवन थी 120 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 था, तो ये हाफ लेंथ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर मतलब 2.5। ये 5 सेंटीमीटर था, हाफ लेंथ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये एंगल तो एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, P ये B ये H। तो चूंकि हमको मालूम है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इस तरीके से बेस हमको निकल आएगा, ये बेस निकल आएगा और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने का है 2.5 सेंटीमीटर का है और बेस b सेंटीमीटर। अब यहाँ पर b की वैल्यू आप बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अपॉन रूट ओवर, मैंने समझाया आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप बाहर निकालेंगे तो सेंटीमीटर निकलेगा, स्क्वायर था ना सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमन निकलेगा सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर चूंकि कैंसिल हो गया तो tan थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये tan थीटा हो गया, ये मास हो गया, ये g हो गया। अब बचा बच्चों r, तो r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर। सारी वैल्यूज आपके पास में है, इन सबको केवल इसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों हुआ क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, टू सिमिलर helium filled balloons A and B fastened to a 5 gram weight by threads float in equilibrium as shown in figure. Find the magnitude of the charge on each balloon. Both the balloons carry equal charges. ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, और उसके बाद में डायग्राम बना हुआ है, तो उस डायग्राम को देख के आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ये ऐसे बैलून दिए, हीलियम फिल है, इसमें हीलियम लाइट गैस होती है, और इनसे यहाँ पर एक वेट है 5 ग्राम का, एक्चुअली में 5 ग्राम वेट बोला है, समझे। और इस यदि आप डायग्राम को देखें तो ये लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, और हीलियम है तो डेफिनेटली हीलियम लाइट गैस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी W, और सपोज ये यहाँ पे W ऐसा क्वेश्चन में है, और इनके बीच का सेपरेशन है 0.6 मीटर, ये भी है। ये है बच्चों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप समझें। भाई एक बैग है, सामान से भरा हुआ है,
उस बैग का एक हैंडल आप उठाते हो, एक आपका भाई उठाता है, दोनों मिलकर उस बैग को उठाते हैं। लगभग यदि दोनों सेम एज के ट्विंस हैं और लगभग सारी कंडीशन सेम है, तो दोनों एक्चुअली में उस 10 केजी वेट था, तो इसका मतलब 5 केजी फोर्स आपने लगा दिया, 5 दोनों ने मिलकर उठाया, हाफ हाफ लोड को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बिल्कुल यहां भी वैसा ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जो बैलून है उन बैलून में हीलियम गैस है, हीलियम लाइट गैस होती है, तो ये भी अपवर्ड फोर्स लगा रही है और ये भी अपवर्ड फोर्स। अब चूंकि इन पर चार्ज भी था क्यू क्यू सेम चार्ज, तो इनके बीच में क्या लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा था। ये राइट साइड इलेक्ट्रिक फोर्स और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, सारी कंडीशन सेम रहेंगी। यहाँ थ्रेड जो है उस पर टेंशन आएगा टी, इसमें भी टेंशन आएगा टी। आप तो कोई एक पर कैलकुलेशन कर लीजिए। ये जो मास है, मान लीजिए मैं इसको ए नेम दे दूं, इसको मैं बी नेम दे दूं, और मान लीजिए मैं इसको ओ दे देता हूं, तो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां आएगा एन। एक प्रकार से यदि देखें तो लगभग लास्ट क्वेश्चन के समान ही है, बस उल्टा है। अब इस कंडीशन में सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट मेंटेन है, मतलब इक्विलिब्रियम है। तो निश्चित रूप से सपोज ये जो एंगल दिख रहा है वो थीटा, तो टी को रिजॉल्व करोगे बच्चों, तो टी का ये वाला कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है हो जाएगा टी cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, ये जाएगा टी sin थीटा। अब आपको इस टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस टी को आपने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसके कंपोनेंट्स में, टी cos टी sin। तो अब यदि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों टी sin थीटा कैंसिल करेगा W को, टी cos थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, टी cos थीटा is equal to electric force Fe. This is equation number 2. 1 divided by 2 कर दो, तो डेफिनेटली टी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा is equal to W अपॉन Fe आ जाएगा। अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। पूरे सिस्टम पर सोचोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है W प्लस W। तो हमको मालूम है बाय डायग्राम W प्लस W टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स है वेट, मतलब mg। 2W is equal to mg means W is equal to mg by 2। इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, tan थीटा is equal to mg by 2 अपॉन Fe। Fe को चाहो वैल्यू रख सकते हो बच्चों, 9 into 10.9 into q square by r square। हमको क्वेश्चन में मेरे ख्याल से चार्ज फाइंड करना मतलब q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, q स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा mg by 2 r स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन 9 into 10.9 into ये tan थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, tan थीटा मतलब q is equal to root over mg into r square अपॉन, इस 2 को भी अपन डिनोमिनेटर में ला सकते हैं,
9 into 2 18 into 10 to the power 9, 2 into 9 18 into 10 to the power 9 into 10 theta, into 10 theta. यदि चार्ज फाइंड करना है तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो आपको क्लियर है, क्वेश्चन में मास गिवन है 5 ग्राम, 5 ग्राम मतलब 5 into 10 to the power minus 3 kg। जी आप लोग को पता है बच्चों 9.81 आर मतलब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 0.6 मीटर, 0.6। अब बचता है केवल tan थीटा। तो tan थीटा कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर क्योंकि एंगल की अपोजिट साइड P और ये हो जाएगा P। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B, P बाय B। अब इसमें से B आपको पता है पॉइंट, ये टोटल 0.6 है, ये हाफ कितना हो गया 0.3, ये कितना है 1। तो परपेंडिकुलर कितना होगा रूट ओवर 1 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर आपके सामने है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए रूट ओवर 1 माइनस 0.3 स्क्वायर बेस 0.3, तो ये 0.3। इस तरीके से बच्चों ये tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने का काम आपका है। कैलकुलेशन मुझसे नहीं बनता है पर क्यों करूं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो 9 क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन है 2 point charges plus 4e and plus e are fixed at a distance a apart, where a third point charge q should be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium. In which condition the equilibrium will be stable and in which unstable? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो सेम है लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन बदल गई है। पहले तो अपन इसको देखते हैं। 9 क्वेश्चन है 2 point charges plus 4e and plus e, मतलब ये जो चार्ज है plus 4e और ये plus e are fixed at a distance a apart, at a distance a apart, where a third point charge q should be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium. देखो टेबल है, टेबल पर ये चार्ज रखें, चार्ज ये कैसे डेवलप हो सकते हैं भाई? सिंपल सी 2 प्लास्टिक बॉल है, पहली बॉल में से आपने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने से क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए फर्स्ट बॉल में से 4, तो डेफिनेटली कितना चार्ज आएगा +4e। सेकंड बॉल जो है उसमें भी आपने ऐसा ही किया, फ्रिक्शन किया फर्लिन क्लॉथ से और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो डेफिनेटली उस पर कितना चार्ज आ गया +e। इन बॉल्स को आपने अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर फेविकॉल से चिपका दिया, फिक्स कर दिया। कितने डिस्टेंस पर? a डिस्टेंस पर। अब एक थर्ड बॉल है जिस पर कुछ चार्ज है, उसको आपने इन दोनों के बीच में राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं रखा और रखने से वो थर्ड बॉल जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हमको उस थर्ड बॉल पर चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करनी है और साथ में उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है और साथ में ये भी बताना है कि उसका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल और अनस्टेबल।
अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है मैं डिस्कस करता हूं, पर पहले तो आप सोचो कि ये थर्ड चार्ज को आप कहां रखेंगे। तो आप जरा सोचिए ये थर्ड चार्ज जो भी है उसको आप यहां रखते मान लीजिए प्लस Q, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फर्स्ट बॉल जो है उसको रिपेल करेगी, सेकंड जो है वो भी रिपेल करेगी, दोनों के कारण रिपल्सिव फोर्स राइट साइड एक साइड। जब टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो बॉडी पर नेट फोर्स बढ़ जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं मूव कर जाएगी। तो यहां पर आप रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो, इस पर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट भी रिपेल सेकंड भी रिपेल करेगी तो ये मूव कर जाएगी। अच्छा यहां पर आप रखोगे तब भी ये इस कंडीशन बनेगी, फर्स्ट जो बॉल है वो भी रिपेल करेगी और वो सेकंड वो भी रिपेल करेगी। दोनों रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट साइड रहेंगे तो ये साइड मूव कर जाएगी, तो मतलब नेट फोर्स यहां भी जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड बॉल है उसको आपको यहां तो आप नहीं रख सकते, आउटसाइड में कहां रखना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में, इनसाइड में, यहां कहीं पर। अब ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम मान लीजिए मैंने फर्स्ट बॉल को नंबर दिया 1, इसको 2 और ये थर्ड। फर्स्ट बॉल थर्ड को रिपेल करेगी और इस रिपल्सिव फोर्स को सपोज मैं बोल रहा हूं F31। F31 का मतलब फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, और सेकंड है वो भी इसको रिपेल करेगी। इस रिपल्सिव फोर्स को सपोज मैंने नेम दिया F32। F32 का मतलब फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। और ये थर्ड बॉल मान लीजिए फर्स्ट से कितने डिस्टेंस पर है x, तो सेकंड से डिस्टेंस कितना हो गया a माइनस x, क्योंकि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस a है, ये x तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया a माइनस x। हम चाहते हैं ये थर्ड बॉल इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन होगी F31 इट शुड बी इक्वल टू F32। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही। यदि इक्वल और हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। भाई कोई बॉडी है, इस पर आप 10 न्यूटन फोर्स राइट साइड लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। यदि नेट फोर्स जीरो होता है तो जो बॉडी रेस्ट में हो वो रेस्ट में रहती है, जो मोशन में हो वो मोशन करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन द एब्सेंस ऑफ external force, if the body is in rest, remains continued in rest, and if the body is in motion, remains continued in motion with constant velocity. तो डेफिनेटली यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस थर्ड इक्विलिब्रियम में रहे तो हम लोग को बोलना पड़ेगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 F31 is equal to F32, ये होना चाहिए। What is F31? Force on third by first। तो थर्ड पर फोर्स by first क्या बोलोगे, 9 into 10 to the power 9 4e into q upon x square। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square। q1 कितना दिख रहा है प्लस 4e, q2 कितना दिख रहा है q, और ये कितना है x। F32 फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड, ये कितना होगा 9 into 10 power 9 q1 q2 by क्या बोलोगे e into q upon a minus x square, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन a माइनस x है। ये कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा,
E कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 4/x² इज इक्वल टू 1/a - x²। इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट यदि आप लेंगे रहेगा 2/x इज इक्वल टू 1/a - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a - 2x इज इक्वल टू x। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू ऑफ 3x। यदि इसको ट्रांसफर करेंगे राइट साइड को, तो 2a/3 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये जो थर्ड चार्ज है, इसको फर्स्ट से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 2a/3 डिस्टेंस। यदि मान लीजिए सपोज ये फर्स्ट और सेकंड इनके बीच का सेपरेशन 3 मीटर होता, मतलब a की वैल्यू यदि 3 होती तो x की वैल्यू कितनी आती, 3/3 कैंसिल हो जाता, 2 बचता। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज 4e और e यदि ये 3 मीटर डिस्टेंस पर होते, तो जो थर्ड चार्ज है उसको फर्स्ट से आपको कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ता, 2 मीटर डिस्टेंस। इस कंडीशन में ये थर्ड चार्ज क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका और पूछा गया था 2 point charges plus 4e and plus e are fixed at a distance a apart where a third point charge q should be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium। तो डेफिनेटिव आंसर आ गया है 2a/3। लेकिन उसके आगे एक और पार्ट पूछा है कि which condition the equilibrium will be stable and in which unstable। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब कर दें लेकिन वो फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेती है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि कोई बॉडी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो और वो परमानेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल। जब जहां थी तो इक्विलिब्रियम में थी, पर जैसे आपने उनको डिस्टर्ब किया वो डिस्टर्ब हो गई। तो बच्चों यदि यहां पर ये थर्ड चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टेबल। क्योंकि जब राइट साइड आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो सेकंड बॉडी के ऊपर क्या करने लगेगी, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर देगी। क्योंकि आप राइट साइड जाएंगे तो डिस्टेंस शॉर्ट करेंगे, डिस्टेंस के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इंक्रीज। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और वापस ये यहां पर आ जाएगी। जैसे इस पोजीशन में आएगी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन यदि लेफ्ट साइड डिस्टर्ब करेंगे तो फर्स्ट का रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, वो राइट साइड कर देगी। तो कुल मिलाकर इस बॉडी को यदि आप राइट साइड छोड़ देंगे तो वो वापस बैक आएगी। हो सकता है इनर्शिया की वजह से यहां से क्रॉस करके इस साइड जाए, लेकिन अब फर्स्ट का रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर राइट साइड आएगी। तो कुल मिला के ऑसिलेट करेगी इस मीन पोजीशंस के अबाउट और फाइनली यहां पर आकर रुक जाएगी। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल। कब रहेगा, जब ये थर्ड चार्ज Q कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि ये थर्ड चार्ज नेगेटिव हो, सपोज ये Q की वैल्यू नेगेटिव है और आपने डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जो सेकंड बॉडी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, उसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट हो रहा है और वो अपनी तरफ खींच ले जाएगी। यदि इसको लेफ्ट साइड ले गए तो फर्स्ट बॉडी खींच लेगी। इसका मतलब यदि ये थर्ड बॉडी नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। बहुत बड़ी सीख देता है बेटा क्वेश्चन। यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के होगे, पॉजिटिव मेंटालिटी के होगे, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। यदि डिस्टर्ब हो भी गए तो वापस अपनी मीन पोजीशन में पहुंच जाओगे। पर यदि नेगेटिव मेंटालिटी के हुए, नेगेटिव चार्ज के समान, तो आप मान लीजिएगा अगर ये आपका डिस्टर्बेंस परमानेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया।
कि ये जो थर्ड चार्ज है वो डेफिनेटली जब प्लस रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और जब माइनस रहेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मुझे लगता है कि मैंने बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप लोग को अभी तक इतने करवाए, इस वीडियो में इतना इनफ है। बाकी अपन बच्चों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।